Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. Students, in today's session, I will be discussing important previous year questions of paper 3 of JAIIB, which is Accounting and Financial Management, that were asked in May 2025 exam. तो आज के सेशन में हम लोग फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन इन पार्ट 2 आई विल बी कवरिंग द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस. तो यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा. साथ में जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया है, आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उस ग्रुप में आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे. साथ में ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन विल आल्सो बी शेयर्ड इन दैट ग्रुप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश. Option A, health insurance premium. Option B, interest on loan taken for higher education. Option C, person with disability. Option D, donation to charitable institutions. So सेक्शन 80U के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था. सेक्शन 80U के अंदर में जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं दैट इज अवेलेबल फॉर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सो सेक्शन 80U के बारे में और अगर बात करें तो इसके अंदर में वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि डिसेबल्ड है एंड हु आर हैविंग एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹75,000. So up to ₹75,000 they can claim the deduction under this section. साथ में जिनकी डिसेबिलिटी है 80% एंड अबव, वो लोग जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं दैट इज अप टू ₹1.25 lakhs. So section 80U is for the claiming deductions for the person who are having disability. तो at least 40% disability होनी चाहिए which could be in any form, okay, whether in the vision, hearing, locomotive. So up to 75,000 could be claimed as a deduction, and those who are having disability of 80% and above, वो 1,25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो आप पे करते हो उसका जो डिडक्शन आप क्लेम करते हो दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D. हायर एजुकेशन पे आपने लोन दिया है उसका जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस पे जो आप डिडक्शन क्लेम करते हो दैट इज डन अंडर सेक्शन 80E. और जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को आप डोनेशंस वगैरह देते हो उसका डिडक्शन क्लेम किया जाता है अंडर सेक्शन 80D. तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको याद होने चाहिए, कौन से सेक्शन के अंदर कौन से डिडक्शंस अलाउड है, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दे दिया है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो मैंने बताया आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. As per accounting standard 2, closing stock should be valued at dash. Option A, cost price only. Option B, cost price on net realizable value, whichever is lower. Option C, cost price on net realizable value, whichever is higher. Option D, market price only. So accounting standard 2 based है valuation of inventories के ऊपर. ओके, जो फर्म्स है उनको अपनी इन्वेंट्री किस हिसाब से वैल्यू करनी होती है. सो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो किस पे वैल्यू होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस और द नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे बेस्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हमेशा ये कहता है कि जो भी कंपनी है किसी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी फिगर्स जब दिखाती है तो जो अपने प्रॉफिट्स है या जो उसके असेट्स है वो हमेशा ही करेक्ट वैल्यू पे शो होने चाहिए. वो कभी भी ओवर स्टेटेड फिगर्स नहीं होनी चाहिए, जो उसकी करंट वर्थ है उससे ओवर स्टेटेड नहीं होने चाहिए. इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो या तो कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब अगर आप आज उसको सेल करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेल, तो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू उनमें जो लोअर अमाउंट है उस पे हम लोग वैल्यू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को. क्योंकि अगर हम लोग हायर अमाउंट पे करेंगे तो वो क्या होगा, ओवर स्टेटेड फिगर्स होगा, आपको लगेगा आपकी एसेट्स बहुत ज्यादा है. सो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा और साथ में जो अदर इन्वेस्टर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उसको गलत फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जाएगी. इसीलिए हम लोग को अपने प्रॉफिट्स है, असेट्स है, उसको ओवर स्टेट नहीं करना है. उसी पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म पे. ओके, तो इस पे ये क्वेश्चन आया था आपका.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। An article worth rupees 50,000 was purchased at the interest rate of 10% per annum on EMI basis. How much approx EMI should be paid to complete the full repayment in 1 year? So EMI के ऊपर न्यूमेरिकल है, ऑप्शंस है 5,000, 4,390, 4,500, 4,800। हमें देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऑप्शन से मतलब नहीं होता है, हमें वो करना आना चाहिए। तो किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले उसका फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? आपने आर्टिकल 50,000 का परचेज किया है, सो P इज इक्वल टू 50,000 है आपका। आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम 10%। ये आप ईएमआई निकाल रहे हो तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा आपका? 10% अगर पूरे साल का है, सो मंथली के लिए आप डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे, जो आपका आएगा अप्रोक्स 0.00833, विच इज योर मंथली इंटरेस्ट रेट। ईएमआई में आपको हर चीज मंथली लेनी है। एन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस चीज का? ये आपको फुल रीपेमेंट 1 साल में करना है। अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो मतलब 1 साल में मतलब 12 पीएमआई पे कर रहे हो, सो 12 टाइम्स यू आर मेकिंग द पेमेंट, तो एन क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ओके, तो ये सभी वैल्यूज हमें इसमें पुट कर देनी है। पी की जगह आप लिख दोगे 50,000 इंटू आर आपका हो गया 0.00833 इंटू 1 प्लस 0.0833 टू द पावर 12। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपकी आएगी 1.1047 डिवाइडेड बाय 1.1047 माइनस 1। ओके, इसको भी आप बाकी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। आपका ईएमआई आ जाएगा ₹4390। सो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। तो देखिए जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप कैलकुलेटर क्योंकि यूज कर सकते हो इसलिए वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो मेन जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स में, मेन आपके फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो यहाँ आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग भाई मंथली निकाल रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर मंथ के हिसाब से ले लेंगे, टाइम पीरियड भी पर हाउ मेनी मंथ साइकिल रन हो रही है उसके हिसाब से लेंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसका ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन इधर में दिया हुआ भी है, जो मैंने बताया आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे बहुत क्वेश्चन आए थे इस साल एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज और हर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू डैश। ऑप्शन ए कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। से कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी ये कहता है जो बिजनेस एंटिटी होती है उसकी जो आइडेंटिटी होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो अगर भाई ओनर्स, अगर कंपनी के केस में बात करें तो ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स है। प्रोप्राइटरशिप फर्म के बात में बात करें, प्रोप्राइटर्स हो गए। पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स हो गए, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो ओनर्स हो गए। तो जो भी ओनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है किसी भी फर्म में, किसी भी एंटिटी में, इनकी सेपरेट आइडेंटिटी है दोनों की। तो जो ओनर कैपिटल देता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो एंटिटी फर्म के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। हम लोग लाइबिलिटी साइड शो भी करते हैं, जैसे कंपनी का जब बैलेंस शीट बनाते हैं इक्विटी कैपिटल आप दिखाते हो लाइबिलिटी में, क्योंकि वो शेयर होल्डर का पैसा है, वो रिटर्न करना है उनको आगे चल के, डिविडेंड के फॉर्म में करे चाहे जैसे करे, ठीक है, उनको प्रॉफिट अर्न करके देना है। तो ओनर की आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम द एंटिटी एंड द कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज एक्चुअली द लाइबिलिटी ऑफ द एंटिटी। ओके, सो इसीलिए दोनों डिफरेंट पर्सन ट्रीट किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज customer satisfaction cannot be included in financial statements as we are adhering to the dash concept। ये अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ऑप्शन ए कॉस्ट कॉन्सेप्ट,
ऑप्शन बी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम लोग सिर्फ वो ही फैक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में विच वी कैन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि आप क्वांटिफाई कर सकते हो, विच कैन बी क्वांटिफाइड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ उन्हीं हम लोग फैक्ट्स फिगर्स को लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है, क्या एम्प्लॉय का मोरल लेवल है, ठीक है, इन सबको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, तो इसीलिए हम लोग उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं भाई सेल्स कितनी हुई, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी हमने उस एक्सपेंसेस करे, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं। बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, मोरल लेवल कितना है, मोटिवेशन लेवल कितना है, मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कितनी है, बट ये सारी चीजें एक्चुअली कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द सेल्स, प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स, ठीक है, तो उस तरीके से उनका इम्पैक्ट होता है, बट दे कैन नॉट बी डायरेक्टली शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्रेस दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ऊपर, एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं। A car originally cost rupees 58,000. As of 1st April 24, accumulated depreciation provision was rupees 11,600 with depreciation rate of 20% per annum. Find depreciation of car as on 31st March 25 using diminishing balance method. So written डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं इसको, सेम ही नाम है। इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो किस पे होता है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है हर साल डेप्रिसिएशन लगकर उस पे डेप्रिसिएशन रेट चार्ज होता है। वहीं जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड देखते हैं उसमें सेम डेप्रिसिएशन, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, जो अमाउंट बचता है उस पे चार्ज होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट आपकी क्या दी है, 58,000 दी है। सो कॉस्ट क्या है कार की, 58,000 है, ठीक है। अब बोल रहा है 1 अप्रैल 24 तक जो टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दैट इज बीन 11,600। सो जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया जिसका प्रोविजन किया है अप टू 1 अप्रैल 24 इज 11,600। तो अगर आज हम देखेंगे रिटन डाउन वैल्यू, अगर हमें निकालनी कब की है, 25 की निकालनी है, तो 24 का कितना है आपका, तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू आज के डेट में कितना हो गया इसका, कॉस्ट मशीन का 58,000 माइनस 11,600 विच इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इट विच विल गिव यू 46,400। ये आज के डेट में इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 25 में कितना लग, तो उसमें अभी एक बार और 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका। So depreciation is at the rate of 20%. So 20% of 46,400. So 46,400 divided by 5 will give you 9,280. So कितना डेप्रिसिएशन लगा नेक्स्ट ईयर, 9,280 का लगा। 11,600 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है अप टू 24 और 25 नेक्स्ट ईयर एक बार और एक साल में 20% और लगेगा इस बचे हुए वैल्यू पे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया 9,280। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस खाली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री, तो पढ़ते हैं। मिस्टर ए रिसीव रुपीज 1 लाख फ्रॉम मिस्टर एस आफ्टर अलाउइंग 1% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द करेक्ट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। अब देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन सी पार्टीज है, मिस्टर ए है, मिस्टर एक्स है, डिस्काउंट दिया गया है, उसको कैश मिला है, ठीक है। अब पहले तो इसकी जनरल एंट्री होनी क्या चाहिए, इसमें क्या क्या चीज है, कैश उसको मिला है, कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश रिसीव हुआ है मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए की बुक्स में कैश क्या होगा, डेबिट होगा।
साथ में मिस्टर ए को कैश मिला है आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है आपका? डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट। वो या तो एक्सपेंस या इनकम शो करता है। क्योंकि मिस्टर ए ने डिस्काउंट अलाउ किया है अपने कस्टमर को, तो एक तरीके से डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस फॉर मिस्टर ए, सो वो भी आपका डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द gains and incomes. तो discount allowed is an expense for Mr. A because he has allowed a discount to its customer. तो discount allowed भी डेबिट होगा। मिस्टर एस जो है जिसने ये कैश दिया है वो क्या है? एक तरीके से पर्सनल अकाउंट हुआ, वो क्या होगा आपका? क्रेडिट होगा। क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये कैश दिया किसने? एस ने दिया है, तो एस का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहले तो ये जर्नल एंट्री क्लियर होनी चाहिए, क्या 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 चीजें आएंगी। तो कैश हमारा डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें मिस्टर ए की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। मिस्टर ए ने डिस्काउंट अलाउ किया विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, तो वो क्योंकि एक्सपेंस हो गया मिस्टर ए के लिए इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। अगर इसको डिस्काउंट मिला होता तो वो क्रेडिट होता। किससे मिला है ये कैश? एस से मिला है। एस कोई भी पर्सनल अकाउंट है, इसमें डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एस ने ये क्या पैसा दिया है तो एस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। अब इसमें कितना कितना अमाउंट जाएगा? तो सिंपली मिस्टर ए को इतना 1 लाख रुपीज मिल गया 1% डिस्काउंट देने के बाद, तो कैश में तो 1 लाख आ जाएगा। अब 1% डिस्काउंट देने के बाद मतलब टोटल अमाउंट कितना ड्यू होगा मिस्टर एस का? टोटल अमाउंट कितना एक्चुअल में ड्यू था जिस पे डिस्काउंट मिला है? तो हम लोग मान लेंगे जो मिस्टर एस का एक्चुअल अमाउंट ड्यू था, लेट अमाउंट ड्यू इज इक्वल टू एक्स। तो अगर एक्स अमाउंट ड्यू था और उस पर 1% का डिस्काउंट दिया तब जाके ए को 1 लाख रुपीज मिला, तो एक्स माइनस 1% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 लाख। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू कुछ आएगी 101010.10। तो एक्चुअल में जो एस ओ करता था, दिस इज द अमाउंट विच इज एक्चुअली ओड बाय एस, जो कि एस को देना चाहिए था मिस्टर ए को, बट क्योंकि उन्होंने 1% का डिस्काउंट इस पे दे दिया, 1% का डिस्काउंट इस वैल्यू पे, डिस्काउंट गिवन इज 1%, सो 1% ऑफ 101010.10, तो ये कितना हो गया? डिस्काउंट अलाउड 1010.10। तो डिस्काउंट अलाउड में यहाँ पर आप लिखोगे 1010.10, और जो एस पर्सनल अकाउंट इसका ये टोटल जो वो एक्चुअल में ओ करता था वो यहाँ जाएगा आपका 1010.10। क्या हो गया करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, जहां कैश अकाउंट डेबिट किया, जो हमें एक्चुअल में मिस्टर ए को मिला जो कि 1 लाख रुपए, कितना डिस्काउंट उसने एक्चुअल में दिया और कितना मिस्टर एस ओ करता है उसको हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि हम लोग अज्यूम कर लिया कि टोटल एस को देना था एक्स रुपीज, बट उसमें उसने 1% का डिस्काउंट मिल गया तो एक्चुअल में 1 लाख रुपए दिया। तो ये सिंपल सी इक्वेशन हमारी बन गई, इससे हमें टोटल अमाउंट ड्यू आ गया जो यहाँ पुट कर दिया आपने, डिस्काउंट 1% था इसका तो वो यहाँ आ गया। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री होगी आपकी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस। सो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे क्या नहीं बनता है आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बनता है जो एक्चुअल कैश इनफ्लो और एक्चुअल कैश आउटफ्लो हुआ। बाकी बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे आपका अक्रूवल अकाउंटिंग चलता है जो ये कहता है कि हम लोग को रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर देने हैं व्हेन एवर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर देने हैं व्हेन एवर यू हैव अर्नड इट और इनकर्ड इट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रेवेन्यू आपने रिसीव किया कि नहीं किया, या आपने वो एक्सपेंस एक्चुअली में पे किया कि नहीं किया। जब आपका वो डेट था आपने रेवेन्यू
अर्न कर ली बाय सेलिंग योर आइटम, आपने सेल्स कर दिया, इसका मतलब यू हैव अर्न द रेवेन्यू. नाउ वेदर यू हैव रिसीव्ड इट और नॉट, it doesn't matter, you have to reflect that sales in your financial statement, in your PL account, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट. बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आप कैश है वो नहीं दिखा सकते हो जब तक वो एक्चुअल पैसा आपको सेल्स का रिसीव नहीं हो जाएगा. सिमिलरली कोई भी एक्सपेंसेस था, डेट थी आपको सैलरी पे करने की, आपने दिखा दी क्योंकि वो इनकर करी, बट हो सकता है आपने सैलरी उस समय पे नहीं करी, तो कैश आउटफ्लो एक्चुअल में नहीं हुआ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है. बट क्योंकि आपका सैलरी ड्यू हो गया जो आपको पे करना था, दैट यू विल रिफ्लेक्ट इन अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो बाकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फॉलो द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वेयर यू एक्चुअली रिकॉर्ड द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन you have earned it or incurred it, irrespective whether you have actually received it or paid it. But cash flow statement में you actually record the actual cash inflow and outflow and not on the accrual basis. Okay. Next question है, what is the correct journal entry when the bill is sent to the bank for collection? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जहाँ पे आपकी पार्टीज होती है, ड्रॉअर ड्रॉई, आपने कुछ सामान क्रेडिट पे बेचा तो उसके अगेंस्ट आपने बिल्स रेज कर दिए. ठीक है, तो आपका एक बिल रिसीवेबल अकाउंट खुल जाता है ड्रॉअर की बुक में, विच इज एक्चुअली द असेट फॉर द ड्रॉअर, क्योंकि उसको वो पैसा मिलना है आगे चलकर. ओके, ड्रॉई से. सो जब बिल हम लोग बैंक में सेंड करते कलेक्शन के लिए, एक्चुअली शुरू में क्या होता है, जब हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ए इस केस में ड्रॉअर है जिसने बिल्स ड्रॉ किए थे, और बी है ड्रॉई जिसको ड्रॉ किया गया था, जिसको एक्चुअल में पेमेंट करना था. तो जो पहली एंट्री ए करेगा जब उसने सेल्स किया गुड्स का, तब वो करेगा मिस्टर बी का अकाउंट को डेबिट, क्योंकि मिस्टर बी उसके लिए क्या है, डेटर है जिससे उसको पैसा मिलना है, एसेट हो गया मिस्टर बी ए के लिए. और टू सेल्स क्रेडिट कर देगा. फिर आगे चलकर नेक्स्ट डेट पे जब वो एक्चुअल में बिल्स को रेस करेगा, ड्रॉ करेगा मिस्टर ए, तब वो क्या करेगा, अब जो डेटर था असेट, इसकी जगह पर क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आ गया, क्योंकि ये एक्चुअल में इसका असेट हो गया, इसको बिल्स मिलने हैं, तो इसको वो डेबिट कर देगा मिस्टर ए, और टू में मिस्टर बी कर देगा, उसका अकाउंट को हटा देगा. डेबिट क्या था उसी को वापस से क्रेडिट कर देगा, वो असेट को उतना कम कर देगा जो मिस्टर बी, क्योंकि उसकी जगह न्यू असेट आ गई विच इज बिल्स रिसीवेबल. अब क्या करेगा वो, हो सकता है इस बिल्स को अब बैंक के पास भेजेगा कलेक्शन के लिए. तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है, ये जो असेट है, इसकी जगह पर एक और नया टेम्पररी असेट अकाउंट खुल जाएगा विच इज बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट. जब वो बैंक भेजेगा तो इसकी जगह पे नया असेट अकाउंट आ जाएगा, और ये वाला असेट अकाउंट वापस से रिड्यूस हो जाएगा उतने ही अमाउंट से, तो इसको वापस से हमने क्रेडिट कर दिया. तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही पूछा है, बैंक्स फॉर बिल कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल. इसके आगे एक्चुअल में क्या होता है, जब एक्चुअल में अगर बैंक कलेक्ट करती है पैसे को, तो वो पैसा मिस्टर ए के अकाउंट में आता है, तो डेबिट उसका बैंक अकाउंट कैश अकाउंट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट. और ये जो बिल बैंक और बिल कलेक्शन, ये जो पहले असेट था वो उतना ही वापस से क्रेडिट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका पैसा उसको मिल गया है. तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए सारी जनरल एंट्रीज इन दिस रिगार्ड. अभी इसमें क्या पूछा है, व्हेन अ बिल इज सेंट टू कलेक्शन. बहुत लोग ये सब जनरल एंट्रीज याद कर लेते हैं, याद नहीं करने की जरूरत है, हमें कंसेप्ट समझना है, कब हम किस चीज को डेबिट कर रहे हैं, कब क्रेडिट कर रहे हैं. हमारा एसेट बढ़ता है तो उस एसेट को डेबिट करते हैं, हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उस लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, उसी का जस्ट रिवर्स करते हैं जब एसेट कम होता है या लाइबिलिटी कम होती है. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, अभी सिर्फ बिल भेजे हैं तो बैंक फॉर बिल कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, और जब बैंक वही कलेक्ट कर लेगा मनी ड्रॉई से और ड्रॉअर के खाते में डाल देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, रियल अकाउंट है. और बैंक फॉर बिल कलेक्शन जो असेट था वो अब रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब वो पैसा आ गया है तो वो क्रेडिट में चला गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन एज अ फुटनोट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ डैश. ऑप्शन ए फुल डिस्क्लोजर, ऑप्शन बी रियलाइजेशन, ऑप्शन सी कंजर्वेशन, ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी. तो अब बहुत सारी एंटिटीज डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट सिक्योरिटीज में, तो जो उसका मार्केट वैल्यू है उसको वो फुटनोट में डिस्क्लोज करती है. वो क्यों करती है, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स.
जिससे जो और स्टेक होल्डर्स हो उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके कि भाई क्या पोजीशन है उसके इन्वेस्टमेंट्स की, आज क्या मार्केट वैल्यू है। ओके इसीलिए वो फुट नोट पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शो करके, बिकॉज डायरेक्टली बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसीलिए वो लोग फुट नोट में दिखाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन ये कहता है जो भी रेलिवेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है वो कंपनी को डिस्क्लोज करनी चाहिए। ओके दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, जिससे कि जो भी यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर है जो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे कैन मेक द इन्फॉर्म डिसीजंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not considered to be a subsidiary book in banks? ऑप्शन ए करेंट अकाउंट लेजर, ऑप्शन बी जनरल लेजर, ऑप्शन सी लोन लेजर, ऑप्शन डी बिल्ड डिस्काउंटेड एंड परचेज लेजर। इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जनरल लेजर। जनरल लेजर आपकी क्या है? ये आपकी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स होता है, जहां पर आप सब्सिडरी बुक से फाइनल पोस्टिंग्स करते हो जनरल लेजर्स में। और ये जो बाकी जो छोटे छोटे लेजर्स है जहाँ पे आपका करेंट अकाउंट है, लोन बेस्ड है, बिल डिस्काउंटेड है, ऑल दीज आर द सब्सिडरी बुक्स। ओके जहां पर आप उनसे रिलेटेड डिटेल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो और फिर उनको समराइज करके जनरल लेजर में पोस्टिंग्स करते हो। तो जनरल लेजर आपकी प्रिंसिपल बुक है, बाकी करेंट अकाउंट, लोन, बिल डिस्काउंटेड, परचेज जो कि स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं इस टाइप के लेजर्स, ये सब आपकी सब्सिडरी बुक्स है। ओके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 112। सो दिस स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर्स, ऑप्शन सी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, ऑप्शन डी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर बेस्ड है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी। मतलब किसी कंपनी ने कितना उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी दूसरे सब्सिडरी में, एसोसिएट्स में, उसको भी डिस्क्लोज करना होता है, जिससे कि जो भी यूजर्स है वो प्रॉपरली इवेल्युएट कर सके कि उसकी होल्डिंग्स जो वहां पर है, या बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है या होल्डिंग है किसी भी तरीके से, तो उसका क्या रिस्क हो सकता है या उसका क्या फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इस कंपनी पे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने चाहिए जो भी सब्सिडरीज हैं, होल्डिंग कंपनी, उसको मिला के, ये आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 कहता है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो काम दे जाते हैं उससे जो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड वगैरह करनी है वो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 होता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो सबको बनाना रहता है एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस से रिलेटेड क्या चीज है वो भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट सिंपल न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसको कैलकुलेट करना पूछा गया था। क्वेश्चन देखते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ₹70,800 एंड सेल्स आर ₹130,200, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ऑप्शन ए 40.52%, ऑप्शन बी 45.62%, ऑप्शन सी 50.5%, ऑप्शन सी डी 52.8%। तो देखिए न्यूमेरिकल में हम लोग को ऑप्शन से नहीं मतलब है, कई बार ऑप्शंस दिए भी नहीं रहते हैं न्यूमेरिकल्स में, हमें करना आना चाहिए। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए पहले तो हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें तो सीओजीएस डायरेक्ट दिया है तो पुट कर देंगे, कई बार एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया नहीं रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स को डायरेक्टली नहीं दिया, उसकी जगह ये सब फिगर्स दिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये फॉर्मूला लगा के आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स को निकालना रहेगा। बट क्योंकि इसमें डायरेक्टली दिया है तो हम लोग पुट कर सकते हैं सेल्स है आपका 1,30,200 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70,800, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया ₹59,400। अब हमसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो प्रपोर्शन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओके इन द टोटल सेल्स, जो सेल्स हुई है,
सो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। वैसे अगर नेट प्रॉफिट रेशियो आए तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 59,400। सेल्स रेवेन्यू कितनी थी 130,200, 1,30,200। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा 45.62%। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब इसकी जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आ सकता है, नेट प्रॉफिट रेशियो पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में आपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हो तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह देते हो, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है आपके काम से, मतलब परचेजेस जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड, बट ऑपरेशंस रन करने के लिए वो एक्सपेंसेस लगेंगे, जैसे आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी, स्टेशनरी खरीदनी पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, तो वो सब माइनस करते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। फिर नेट प्रॉफिट के पे कैसे जाते हो, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया इसमें अब आप माइनस करते हो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आपने लोन लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, तो उसलिए हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के समय नहीं माइनस करते, जब नेट प्रॉफिट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं तब माइनस करते हैं। और टैक्सेस भी अगेन स्टैट्यूटरी पेमेंट से जो करने पड़ते हैं तो उसको भी हम लोग बाद में माइनस करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप लोग ईबीआईटी भी कहते हो, विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नेट प्रॉफिट के लिए यू डिडक्ट द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड देन यू गेट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा जाए तो इस तरीके से आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो क्वेश्चन किसी पर भी आए, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आपको सब फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount received as share premium cannot be utilized for which of the following purposes? Option A, buyback of shares. Option B, paying premium on the redemption of debentures. Option C, distribution of dividend to shareholders. Option D, issue of fully paid bonus shares. So जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है ऑन प्रीमियम, तो उससे जो प्रीमियम रिसीव होता है उसके लिए वो अलग रिजर्व्स बना देती है, शेयर प्रीमियम अकाउंट उसका हो जाता है, विच इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। बट उस पैसे को वो इनमें से कौन से पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, उस पैसे को यूज नहीं कर सकते फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। सो ओके, तो ये एक तरीके से कैपिटल अकाउंट होता है जिसको स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज कर सकती है, जैसे फुली पेड बोनस शेयर से इशू करने उसके लिए कर सकती है, डिबेंचर्स है कंपनी ने इशू करे उसको वापस से रिडीम कर रही है उसका रीपेमेंट कर सकती है प्रीमियम पर, उसके इसके लिए यूज कर सकती है, अपने शेयर्स को बाय बैक कर रही है या डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, उसके लिए इस पैसे का यूज कर सकती है, बट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड्स उसके लिए यूज नहीं कर सकती। तो भाई लिखा है शेयर प्रीमियम कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड्स, इट इज अ कैपिटल अकाउंट एंड शुड ओनली बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक दिस व्हिच आई हैव गिवन इन द ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन बॉन्ड्स। सो देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। इफ द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड गिवन इज 7 years एंड YTM इज 10%, कैलकुलेट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो देखिए ड्यूरेशन दो होते हैं, एक आपको निकालने होते हैं, एक होता है आपका मैक्यूले ड्यूरेशन। मैक्यूले ड्यूरेशन एक्चुअली कितना क्या बताता है, मैक्यूले ड्यूरेशन एक्चुअली आपको ये बताता है वेटेड एवरेज टाइम रिक्वायर्स बाय द बॉन्ड होल्डर टू जनरेट द कैश फ्लोज ऑन द बॉन्ड। मतलब कितना टाइम पीरियड लगेगा उस बॉन्ड को कैश फ्लो जनरेट करने में, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, फिर कूपन पेमेंट्स हो रहे होंगे, तो एक्चुअल में कितना टाइम वेटेड एवरेज टाइम पीरियड लगेगा कि वो बॉन्ड आपको कैश फ्लो दे सके, वो होता है मैक्यूले ड्यूरेशन। जितना कम टाइम लगेगा उतना ही बढ़िया है बॉन्ड होल्डर को। अब मैक्यूले ड्यूरेशन के बाद हम लोग निकालते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक्चुअली क्या रिफ्लेक्ट करता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना ज्यादा आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो चेंज होता है फॉर द 1% चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। मतलब कि अगर मान लीजिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 5%, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 5%, इसका मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट राइज होगा बाय 1%,
तो जो हमारा प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा बाय 5%। तो जितना ज्यादा ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगा उतना ही ज्यादा रिस्क है, क्योंकि उतना ही ज्यादा वोलेटिलिटी है ऑफ द बॉन्ड प्राइस विद द चेंज इन द इंटरेस्ट, उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है, आप कह सकते हो। ये सब अलग अलग टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। बॉन्ड प्राइस विद द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिस्की है बॉन्ड होल्डर को। वही इमैक्युलेट ड्यूरेशन जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा अगेन बेकार है बॉन्ड होल्डर को, क्योंकि ज्यादा टाइम पीरियड लग रहा है कैश फ्लो जनरेट होने में। तो जितना कम हो दोनों चीजें उतना ही अच्छा है बॉन्ड होल्डर को। ठीक है, तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है विच इज मैक्युलेट ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस YTM, इसमें डिवाइडेड बाय n कर देते हैं, विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कूपन पीरियड्स पर ईयर, वो जो कि 1 मान के चलते हैं इसमें। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इसमें अलग से दिया नहीं है, 1 ही मानते हैं। मैक्युलेट ड्यूरेशन कितना है 7 अपॉन 1 प्लस YTM विच इज 10%। तो कुछ नहीं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 7 अपॉन 1 प्लस 0.1, 7 अपॉन 1.1, okay, which will give you 6.36. So correct answer ऑप्शन बी हो गया। ओके तो पहले तो आपको मैक्युलर ड्यूरेशन मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता क्या है वो आपको क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में, अभी आपको बताया मैंने, और ये फॉर्मूला आपको पता चल गया निकालने का। मैक्युलर ड्यूरेशन निकालने का थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग पूरा समेशन ऑफ PVT अपॉन PV करते हैं। वो अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको देखेंगे। ओके नेक्स्ट बॉन्ड पर एक और न्यूमेरिकल आया था जहां पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी बॉन्ड की, तो वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A bond was issued with a face value of ₹100 having annual coupon rate of 12%. Time to maturity is 3 years. Yield given is 10%. Calculate the intrinsic value of bond. तो क्या फॉर्मूला होता है, मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड समेशन ऑफ टाइम पीरियड हम लोग लेंगे फ्रॉम 1 to n, कूपन पेमेंट अपॉन 1 प्लस YTM टू द पावर T प्लस face value that you will get after on the maturity YTM to the power n, कैपिटल में लिख देते हैं। तो आप चाहो तो इससे कर सकते हो। अभी जो कूपन, पहले तो C क्या है आपका, कूपन, कूपन रेट क्या है 12%। 12% किसका होता है, फेस वैल्यू का होता है। सो आपका 12 रुपए का आपको कूपन मिल रहा है। YTM E to maturity दिस इज 10%, 0.1। टाइम टू मेच्योरिटी n आपका टोटल 3 इयर्स है। तो एक तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कूपन 12 अपॉन 1 प्लस 10% टू द पावर 1 प्लस 12 अपॉन 1 प्लस 10% टू द पावर 2 प्लस 12 अपॉन 10% भी लिख सकते हो, या फेस वैल्यू में टोटल भी कर सकते हो, जैसे आपको ज्यादा इजी लगे। 1 प्लस 10% 3 साल का है टू द पावर 3 प्लस आखिरी में मेच्योरिटी पे फेस वैल्यू भी रिडीम होगी, सो प्लस 100 अपॉन 1 प्लस 10% टू द पावर 3। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एक और शॉर्टकट मेथड भी है जिससे अप्रोक्स आंसर आपका आ जाता है, उसका फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। दैट इज YTM इज इक्वल टू कूपन पेमेंट्स प्लस फेस वैल्यू मार्केट माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इस वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो अगर आपको पावर वावर की झंझट नहीं चाहिए। या क्या होता है, कई बार जो टाइम पीरियड है काफी ज्यादा है, 8 इयर्स है, तो आप ये 8 सालों तक ऐसे ऐसे करते रहोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। 1 2 3 साल तक के तब तो ये फॉर्मूला ठीक है। 8 इयर्स है, 10 इयर्स है, तो उन केसेस में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, जहाँ YTM की जगह 10% 0.1 लिख दिया, कूपन क्या है C 12%, 100 रुपीज का 12 रुपीज, फेस वैल्यू 100 माइनस P आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय n 3 इयर्स, डिवाइडेड बाय फिर वही FB फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला अप्रोक्स आंसर आपको देता है, बहुत ही क्लोज आंसर देता है, ज्यादातर यूज होता है जब टाइम टू मेच्योरिटी काफी ज्यादा हो
8 to 10 years हो, 6-7 years हो, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करके ये फॉर्मूला यूज कर लिया जाता है। ओके, तो आप किसी से भी करोगे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 105। तो आप देख रहे हो उसमें जो कूपन है दैट इज ग्रेटर देन यील्ड, कूपन रेट ग्रेटर है यील्ड से, इसका मतलब आपका जो बॉन्ड प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ओके, प्रीमियम बॉन्ड, प्रीमियम बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a company issues bonus shares in the ratio of 2:1, what will be the effect on debt equity ratio? Option A, it will increase. Option B, it will decrease. Option C, it will remain unaffected. Option D, none of the above. तो देखिए, जब भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो उसके अगेंस्ट में उसको कोई पेमेंट तो मिलता नहीं है, क्योंकि फ्री में वो शेयर्स दिए गए हैं। तो बोनस शेयर इशू कहाँ किससे किए जा रहे हैं? जो कंपनी ने अपने फ्री रिजर्व्स बना रखे हैं। ओके, चाहे शेयर प्रीमियम अकाउंट हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो, कोई भी जो फ्री रिजर्व्स है उससे इशू करती है बोनस शेयर्स। तो कंपनी का जो क्या होता है, जब बोनस शेयर इशू करती है तो यही रिजर्व्स को यूटिलाइजेशन करती है, पैसा अलग से तो उसको मिल नहीं रहा है। तो उससे क्या होता है, जो रिजर्व्स होते हैं इससे बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, तो जो एक्चुअल में रिजर्व्स है वो कम हो जाते हैं और शेयर कैपिटल उसी अमाउंट से बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि नए शेयर्स इशू हो गए, बिकॉज ऑफ द इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स। तो शेयर कैपिटल तो बढ़ गया, बट जो हमारी टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है, कंपनी की जो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है या नेटवर्थ है, विच इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि जितने अमाउंट से रिजर्व्स घटेगा उतने ही अमाउंट से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। सो जो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी होती है विच इज नेटवर्थ, दैट रिमेन सेम। तो इसीलिए इक्विटी पे कोई फर्क नहीं हुआ। इट इज जस्ट यूजिंग द रिजर्व्स टू इशू द शेयर्स, इट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजिंग द रिजर्व्स। क्योंकि जो रिजर्व्स का पैसा था उससे आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, बट उससे कोई नया इनफ्लो कैश का नहीं हो रहा है कंपनी में। सो जो रिजर्व्स जितने अमाउंट से कम होता है उतने ही अमाउंट से शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स। ओके, सो टोटल इक्विटी रिमेन सेम। साथ में डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने कोई बाहर से लोन तो लिया नहीं है बोनस इशू करने के लिए। सो डेट भी सेम है, इक्विटी भी सेम है। तो जब डेट भी सेम है, इक्विटी भी सेम है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी सेम ही रहेगा, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। ओके, जब दोनों ही चीजें सेम है तो डेट टू इक्विटी जो पहले था वो ही रहेगा जब बोनस शेयर कंपनी इशू करती है, बिकॉज इट इज जस्ट यूजिंग द रिजर्व्स टू इशू द शेयर्स। तो वही सेम एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें दे दिया है, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैंने बताया जो टेलीग्राम ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक फिर से बता रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a high debtor turnover ratio indicates dash. Option A, efficient management of receivables and faster collection. Option B, inefficient collection from debtors. Option C, high credit sales and delayed payments. Option D, increase in bad debts. So debtor turnover ratio का फॉर्मूला क्या होता है? debtor turnover ratio is equal to net credit sales upon average account receivables. सो डेटर टर्नओवर रेशियो बताता है कितनी जल्दी कंपनी के डेट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो उसने उधार में माल बेचा है उससे वो कितना जल्दी पेमेंट कलेक्ट कर पा रही है। ओके, तो जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही एफिशिएंटली वो मैनेज कर पा रही है अपने डेट्स को, उतनी जल्दी उसके जो डेटर्स हैं एक्चुअल में वो कन्वर्ट हो रहे हैं इन द कैश। यही बताता है हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। हाई डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब बहुत ही जल्दी इजिली एफिशिएंटली वो अपने डेटर से कैश कलेक्ट कर पा रहे हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओके, इसी तरीके से टर्नओवर रेशियोज पे और क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब कितनी जल्दी वो स्टॉक को कन्वर्ट कर पा रहे हैं इन कैश, कितनी जल्दी स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो रहा है, नया स्टॉक रिप्लेनिश हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है पूरा स्टॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a primary objective of management accounting? Option A, assist in formulating business strategy. Option B, providing information for internal decision making. Option C, ensuring compliance with legal financial reporting standards. Option D, supporting planning and control of business activities. तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
लीगल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई वगैरह करना, ये मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है ऑब्जेक्टिव। उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली मैनेजमेंट की हेल्प के लिए बनाया जाता है कि वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए, ओके, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाए, उस प्लान कर पाए, ओके। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्विक रेशियो। तो क्या क्या दिया है, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस, करंट एसेट ऑफ 2.5 lakhs, inventory 70,000, prepaid expenses of 10,000 and current liabilities of 1 lakh. You have to find out the quick ratio. So what is the quick ratio? Quick ratio का फॉर्मूला क्या होता है? Quick ratio is equal to quick assets divided by current liabilities. क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होता है? जो विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 year वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो क्विक एसेट्स और भी ज्यादा लिक्विड एसेट रहते हैं, ओके, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनमें से हम लोग क्विक एसेट्स में क्या करते हैं, जो करंट एसेट्स में होते हैं टोटल, उसमें से हम लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इनको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये उतने जल्दी लिक्विड नहीं होते जितने बाकी जो एक्चुअल में अगर कैश है तो वो या डेटर्स हैं वो जल्दी आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू योर स्टॉक और द प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसलिए उनको हम लोग माइनस कर देते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द मोर लिक्विड एसेट्स। सो करेंट एसेट्स कितने दिए हैं? करेंट एसेट्स टोटल है 2,50,000 माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री 70,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एसेट्स हो गई उनकी पहले ही पे कर दिए पैसे, एक्सपेंसेस ड्यू नहीं थे फिर भी, तो वो माइनस हो गए। तो आपका क्विक एसेट्स आ गया 1,70,000। अब क्विक रेशियो में जस्ट ये फॉर्मूला पुट करना है, क्विक एसेट्स 1,70,000 डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज जो है 1 लाख। सो करेक्ट आंसर हो गया 1.7:1। क्विक रेशियो कितना है? 1.7:1। ज्यादातर जो माना जाता है करेंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए। अब ज्यादा ही इसके पास क्विक असेट्स है, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा आइडल फंड पड़ा है जिसको कंपनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है इन इन्वेस्टिंग इन अदर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स। तो इतना आइडल कैश भी अच्छी बात नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड क्विक रेशियो जो आइडल क्विक रेशियो माना जाता है दैट इज 1:1। ठीक है, बहुत ज्यादा है 1.7:1, इसका मतलब काफी आइडल कैश कंपनी के पास रखा है विच इट कैन नॉट यूज इट फॉर द अदर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है। अगर आपको पसंद आया हो, आपने कुछ भी सीखा हो नया, तो जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट रिमेनिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके PYQ में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। साथ में अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सारे सब्जेक्ट्स की, JIB की, तो IEFS TBB उनके भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे। किसी के वो मिस हो गए हैं तो वो जाके देख ले। और फिर से बता रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको इन सभी सेशंस के PDFs मिल जाएंगे, साथ में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू योर JIB विल ऑल्सो बी शेयर्ड इन दैट ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।